हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी का एमएससी फाइनल ईयर मैथ्स का पेपर के लिए हम बात करेंगे। इसमें पहले हम फॉर्मेट समझेंगे, कितने पेपर होते हैं और किस प्रकार से हमें एग्जाम में कितनी यूनिट आती है, वो पूरा फॉर्मेट समझेंगे। उसके बाद में हम जो आज पेपर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर पेपर जो नंबर है हमारे पास ऑप्शनल जो पेपर होता है वो पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएससी फाइनल ईयर मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, एमएससी फाइनल ईयर मैथ्स का। ठीक है, इसमें जो पेपर होते हैं एमएससी प्रीवियस ईयर के लिए अगर बात करें, एमएससी प्रीवियस के अंदर कितने पेपर होते हैं हमारे पास में? 5 पेपर होते हैं हमारे पास। जो पांचों के पांचों पेपर ही क्या रहते हैं हमारे पास में? ऑप्शनल नहीं होते हैं हमारे। उसके अंदर कोई भी ऐसे आपको चूज करने के लिए ऑप्शनल नहीं मिलता है कि आप उसको क्या करना है, ये पेपर चूज कर सकते हो ये नहीं। ओनली आपके पांचों के पांचों पेपर है, कंपल्सरी रहते हैं। जैसे हम बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीए फर्स्ट ईयर में जैसे हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होते हैं वो हमें पढ़ना ही पड़ता है, कंपल्सरी रहता है, उनको छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से ये हमारे पास पांचों पेपर है वो क्या रहते हैं हमारे पास में? कंपल्सरी रहते हैं, इनको भी आपको चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए। एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर वाले के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या रहता है? ओनली 2 ही पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसको आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्सरी पेपर है। ठीक है, वो दोनों पेपर क्या है? कंपल्सरी है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो पेपर है, 2 पेपर, इसमें भी कितने पेपर होते हैं हमारे पास में? 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर है, जिनमें से 2 पेपर तो रहेंगे आपके कंपल्सरी रहेंगे। एक कैलकुलस का रहेगा और एक विस्कस का रहेगा। कैलकुलस और विस्कस का रहेगा, ये दोनों पेपर तो आपके रहेंगे, कंपल्सरी पेपर रहेंगे। इसके बाद में जो 3 पेपर बच गए, ये आपको 35 जो पेपर रहते हैं हमारे, टोटल जो पेपर है 35। ठीक है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों पेपर। तो इन्हीं में से एक पेपर है हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन, जो इस वीडियो में आपको पूरा 5 यूनिट आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप यहाँ से ये पेपर कंप्लीट है, आप इसको तैयार कर सकते हो। यहाँ से 35 जो पेपर है इनमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हो। जिसने भी ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन का पेपर ले रखा है वो इस वीडियो को देख सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस क्या है? सेम ही है। और अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये पेपर दे रखा है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, एक पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा? एक जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का आएगा। हमारे पास एक पेपर है, 1 पेपर है, वो कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का, 100 नंबर का मिलेगा आपको। अब 100 मार्क का एक यूनिट, इस एक पेपर में कितनी यूनिट रहेगी? 5 यूनिट रहेगी। एक पेपर में कितनी यूनिट रहेगी? 5 यूनिट रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th यूनिट रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक यूनिट है वो कितने नंबर की रहेगी? 20 मार्क्स की रहेगी। टोटल्स को मिला के हमारे पास कितने नंबर बन रहे हैं? टोटल हमारे पास 100 नंबर मिल रहे हैं। तो एक यूनिट है वो कितने नंबर की रहेगी हमारे पास में? 20 नंबर की रहेगी। इसमें जो मार्किंग स्कीम है, यानी कि जो एक क्वेश्चन रहेगा, अब हमारे पास में 20 नंबर की एक यूनिट हो गई। अब एक यूनिट में हमारे पास में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक हथवागा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? फर्स्ट यूनिट से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे देखना, एक यूनिट रहेगी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका ए वाला पार्ट और ए का बी वाला पार्ट, इस प्रकार से आएंगे। और इसी के और में क्वेश्चन नंबर 2 का ए आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का बी आएगा। इसी प्रकार से यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो 3A आएगा, 3B आएगा, और इसी के और वाले पार्ट में हमारे पास 4A आएगा और 4B आएगा। इस प्रकार से हमारे पास में यूनिट मार्किंग रही होगी इन पेपर के अंदर। कुछ जो पेपर है इनमें क्या रहता है, पूरा एक क्वेश्चन ही आपको 20 नंबर का मिलेगा, लेकिन वो इस पेपर में नहीं है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन वाले पेपर में जो मार्किंग स्कीम है वो इसी प्रकार से है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी आएगा और इसके अथवा में सेकंड ए सेकंड बी आएगा, और फिर सेकंड यूनिट में थर्ड ए
थर्ड बी आएगा और फोर्थ ए फोर्थ बी आएगा। इसी प्रकार से आप कोई से भी ये क्वेश्चन को कर सकते हो या इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन के ए कर रहे हो और इस क्वेश्चन का बी कर रहे हो, वो क्या दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत माने जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपके पास मार्किंग से समझ में आ गई होगी। 20-20 नंबर की एक यूनिट रहेगी। पूरा जो टोटल पेपर है 100 नंबर्स का रहेगा और 3 आवर्स का हमारे पास क्या रहेगा, पेपर करने का टाइम रहेगा। अब बात करते हैं हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन से। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से है हमारे पास में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से हमारे पास में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट यहां से है। और इंटीग्रल इक्वेशन से इसकी बुक आएगी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से आएगी। किस प्रकार की बुक मिलेगी वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे फोर्थ यूनिट और यहाँ पे फिफ्थ यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट देख सकते हो। अब फर्स्ट यूनिट आएगी, अगर बात करते हो लाप्लास की, लाप्लास के नाम से जानी जाती है फर्स्ट यूनिट से। और सेकेंड यूनिट रहेगी, इसमें 2 चैप्टर रहेंगे, आप 4 चैप्टर और 6 चैप्टर और 7 चैप्टर, तो आप कोई सा भी दोनों चैप्टर कर सकते हो। इसमें अथवा वाला पार्ट आ जाएगा। और इसमें आपका हैंकल रहेगा। तो हैंकल के इन तीनों यूनिट की अगर हम बात करते हो तो लास्ट में बात करेंगे। इससे जो पहले जो बुक स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रल इक्वेशन की यहाँ पे बुक स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन में यूनिट नंबर 4 है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, इस प्रकार से बुक रहती है। आप बुक देख सकते हो, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इस प्रकार की बुक आएगी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, जिसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से बुक रहती है। और बात करते हैं अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन की, तो फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट यहाँ से मिलेगी इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें तो आप देख सकते हो इस प्रकार की बुक रहेगी। इस बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखना इसमें कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका चैप्टर इसमें है। चैप्टर की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका चैप्टर है। साथ ही साथ इसमें अगर फोर्थ चैप्टर आप करते हो, फोर्थ चैप्टर भी अगर आज में पढ़ लेते हो तो आपका और वाला पार्ट और बिना और वाला पार्ट यानी कि अथवा वाला जो पार्ट है वो दोनों इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 8 यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ से कंप्लीट मिल जाएंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 7 जो क्वेश्चन आता है वो यूनिट चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मिल जाता है आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो भी मिक्स हो जाता है चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ से, और क्वेश्चन नंबर 8 आता है वो चैप्टर नंबर फोर्थ और थर्ड से मिक्स होके मिलता है आपको। तो इसीलिए आपको यहाँ पे चारों चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे। लेकिन आप यहाँ से 3 चैप्टर फट के भी आप क्या कर सकते हो, इस यूनिट को पूरी कवर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चारों चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। और यूनिट नंबर 5 में बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा चैप्टर रहता है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 और 7 है। और ये 2 चैप्टर इसमें है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए पहले आप यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे तो इसमें वो आपको बता दिया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में यूनिट नंबर 4। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ डेफिनेशन की बात करें यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इंटीग्रल इक्वेशन इज, ध्यान से देखना, कुछ नहीं, डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछता है एग्जाम में, सिर्फ डेफिनेशन आपको समझने के लिए है। किस टाइप से आपके पास इक्वेशन आएगी और किस टाइप से आप इसमें कितने टाइप के इक्वेशन रहेंगे। सिर्फ चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक ही टाइप के इक्वेशन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस दोनों यूनिट में, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको किस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आप पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, इसकी डेफिनेशन समझना है कि कहना क्या चाह रहा है, ओनली इसका मतलब समझना है। इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन, कोई भी हमारे पास अननोन फंक्शन होगा, टू बी डिटरमाइंड अपीयर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में नेचुरली इन सच एन इक्वेशन देयर अक्वर अदर टर्म्स हैज वेल। ये जो लिखा हुआ है हमारे पास में इक्वेशन लिखा हुआ है इस प्रकार से, आप इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ सकते हो ये क्या है, हमारे पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन की।
ओनली इससे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन किस प्रकार से मिलेगी। इंटीग्रल इक्वेशन आपको देख सकते हो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a से b की लिमिट रहेगी के x t g ऑफ t dt है हमारे पास क्या रहेगा, ये कोई फंक्शन है। अब किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये g ऑफ x फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन है, के x t है, के x t को तो हम बोलेंगे कर्नेल बोलेंगे। लेमडा है हमारे पास में रियल और कॉम्प्लेक्स, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बस ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा रहेगा और रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही हो सकता है। ये भी हमारे पास में क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन ही है। किस टाइप्स की है, ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। ये हमारे पास कौन सी है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये हमारे पास में क्या है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। जी ऑफ टी की पावर कितनी है इसमें, 2 है, तो ये कौन सी रहेगी, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास में आगे चलते हैं तो हमारे पास में लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन मिलती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारे जो चैप्टर में है वो है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है, तो हम पढ़ेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के भी टाइप्स रहेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो टाइप है वो कौन से है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास में कौन सा है, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप का रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं b को मिटा के यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएंगी, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन टाइप की बन जाएगी। वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या बोलती है, इसमें जो अपर लिमिट है वो क्या रहनी चाहिए, कुछ वेरिएबल्स के रूप में रहनी चाहिए। जो अपर लिमिट है वो क्या रहनी चाहिए, वेरिएबल के रूप में रहनी चाहिए। वो कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये किस टाइप की इक्वेशन रहेगी हमारे पास में, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अगर यहाँ पे मैं x को मिटाकर वापस में यहाँ पे b पुट कर देता हूँ, b रख देता हूँ, यानी कि दोनों लिमिट हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन और कॉन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब यानी कि जो इंटीग्रल इक्वेशन टाइप्स है वो कौन सी रहेगी, कॉन्वोल्यूशन टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी। सिलेबस के अंदर है तो चारों ही, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन से आपको पहुंचे जाते हैं। इन्हीं दो से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 4 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में भी 4 टाइप्स रहेंगे और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में भी 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार की इसमें क्या क्या है, तो वो हम सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड, इनकी डेफिनेशन के साथ हम समझेंगे। ओनली इक्वेशन टाइप्स लिख के ही समझेंगे किस टाइप की इक्वेशन रहेगी, इसमें क्या क्या जीरो रहेगा, क्या क्या नॉन जीरो रहेगा। तो इसमें अभी वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, आई का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, लिख सकते हो आप वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप्स की होती है, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की होती है आप देख सकते हो वहां पे, और इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। ये हमारे पास में क्या है, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है, अल्फा एक्स जी ऑफ एक्स, अल्फा ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल रहेगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, यहाँ इसके बीच में कितना है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये इससे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, और a से x इसकी लिमिट रहेगी के x टी जी ऑफ टी डी टी। अगर कोई सब समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ड देख सकते हो, अल्फा ऑफ एक्स इक्वल अल्फा ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए से एक्स के एक्स टी जी ऑफ टी डी टी। इस टाइप की अगर हमारे पास में इक्वेशन मिलती है तो वो कौन सी टाइप की रहेगी, वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी। अब वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन भी कितने टाइप्स की है हमारे पास में, 4 टाइप्स की है, 4 टाइप्स की हमारे पास में वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम इसके टाइप्स देखने से पहले यहाँ पे हम बता देते हैं लेमडा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कौन सा फंक्शन हमें याद करना है, ठीक है, फाइंड आउट कौन सा फंक्शन हमें करना है। वह यहाँ पे a इज ए कांस्टेंट, a हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स लेमडा, एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स एंड के एक्स टी, के एक्स टी हमारे पास में क्या है,
एक नॉन फंक्शन है जिसको हम पहले से दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा हमारे पास में फंक्शन, किसके रहेंगे, एक्स के रहेंगे, एक्स के रहेंगे, एंड जी ओमा एक्स इज ए नॉन फंक्शन रहेगा। ठीक है, जी ओमा एक्स हमें क्या करना रहेगा, हमारे पास में फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना रहेगा। लेमडा इज ए नॉन जीरो, मैंने बताया था पहले भी कि लेमडा जीरो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, नहीं ग्रेटर देन जीरो रहेगा, जीरो इसका मान नहीं रहेगा, और ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही क्या रहेंगे, इसमें पैरामीटर रहेंगे। ये बात आप देख सकते हो। इस टाइप की जो इक्वेशन रहेगी इसको कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ये जो इक्वेशन रहेगी वो कौन से टाइप की इक्वेशन रहेगी, थर्ड काइंड की इक्वेशन रहेगी, वोलेटा टाइप्स ऑफ थर्ड काइंड इक्वेशन। अगर आपके पास में जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पहले वो इक्वेशन फाइंड आउट करवाएगा और उस क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से टाइप की इक्वेशन है। तो ये अगर यहाँ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी तो हम बोल देंगे इसको वोलेटा थर्ड काइंड टाइप्स की इक्वेशन बोल देंगे। अल्फा ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स, इसकी लिमिट रहेगी के एक्स कोमा टी जी ऑफ टी डी टी। टाइप्स की जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन रहेगी। वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो ये सिंपल जो इक्वेशन रहेगी इसको क्या बोलेंगे, हम थर्ड काइंड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखना आप। इसके बाद में यदि अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यानी कि इसका मान हम जीरो पुट करेंगे, अल्फा ऑफ एक्स इक्वल किसका मान करेंगे, जीरो पुट करते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जीरो इक्वल, ध्यान से देखना, अल्फा ऑफ एक्स यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का लेमडा ए टू एक्स के एक्स कोमा टी, के एक्स कोमा टी और जी ऑफ टी डी टी। इस टाइप की जो इक्वेशन रहेगी, यदि इफ हमारे पास में अल्फा ऑफ एक्स का मान क्या रहेगा, जीरो रहता है, देन फर्स्ट काइंड इक्वेशन रहेगी। फर्स्ट काइंड इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, आप लिख सकते हो। इफ यदि अल्फा ऑफ एक्स का मान हमारे पास में वन रहता है, इसका मान कितना रहेगा, वन रहता है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या रहेगी, सेकंड काइंड इक्वेशन बनेगी, यानी कि हमारे पास में जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए सी एक्स के एक्स कोमा टी जी ओ टी डी टी। ठीक है, इफ यदि अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू वन, देन सेकंड काइंड इक्वेशन रहेगी जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स कोमा टी जी ऑफ टी डी टी। अब बात करते हैं, यदि हमारे पास में एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या दिया रहा हो, जीरो, एंड अल्फा ऑफ एक्स का मान कितना हो, वन हो, देन तब इसको कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, होमोजेनियस वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। इफ यदि f of x is equal to 0 दिया हो एंड अल्फा ऑफ x is equal to 1, दोनों कंडीशन अगर हमारे पास में एक साथ दी हुई हो, देन तब हमें होमोजेनियस वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कुचिंग बोलेंगे। इसको वर्ड क्या बोलेंगे, हम सेकंड काइंड इक्वेशन बोलेंगे। अगर इसी इक्वेशन में हमारे पास में f of x का मान डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हो, अल्फा x का मान हमारे पास में 1 दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, देन तब कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, अगर इस टाइप से रहती है तो होमोजेनियस इक्वेशन बनती है, और इस टाइप से अगर हमारे पास में दी हुई रहेगी तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। इस टाइप से दी हुई रहेगी तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस बन जाएगी। और इफ यदि f of x इक्वल टू 0 एंड अल्फा ऑफ x इक्वल टू 1 दिया हो, गिवन हो, देन तब ये कौन सी रहेगी, होमोजेनियस वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड रहेगी। ये इक्वेशन रहेगी वोलेटा टाइप्स की। अब बात करते हैं हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन की। तो कुछ भी नहीं करना, इसको आप एक बार उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसी को आप देखते रहना क्या क्या इसमें चेंजमेंट करना है, ध्यानपूर्वक देखना। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन सेम एफ ऑफ अल्फा ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू, इसमें लिमिट क्या रहेगी हमारे पास में, कांस्टेंट आ जाएगी। पिछली बार हमारे पास में क्या था, हमारे पास में यहाँ पे x था, अब की बार क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। देन के एक्स कोमा टी जी ऑफ टी डी टी को क्या बोलेंगे हमारे पास, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि फ्रेड यानी आजादी। ठीक है, फ्रेडहोल्म यानी आजादी रहेगी, यानी कि इसमें वेरिएबल नहीं रहेगा, ओनली कांस्टेंट मान रहेगा। वे यहाँ पे एज कांस्टेंट रहेगा, सेम एज इट इज जैसा ये रहेगी, एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स एंड के एक्स करेंगे इज जी ऑफ एक्स इज ए नॉन फंक्शन रहेगा।
लेमडा इज नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर रहेगा, दोनों रहेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वोलेट्रा की जगह हम क्या कर देंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड रहेगा। अब यहाँ पे इफ यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रहता है देन फर्स्ट काइंड क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, जहां जहां भी एक्स है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, बी पुट कर देंगे, ओनली लिमिट में ही के एक्स टी जी ऑफ टी डी टी। और इफ यदि अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू 1 देन सेकंड काइंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, यहाँ क्या पुट कर देंगे हम, बी पुट कर देंगे, के एक्स टी जी ऑफ टी डी टी। और f of x equal to 0 and alpha of x equal to 1 then homogeneous volatile integral equation of second kind। और ये alpha of x does not equal to 0 और alpha x does not equal to 1 रहेगा, तो हमारे पास नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन और एक कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन टाइप के दोनों इक्वेशन की बात करते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम थर्ड टाइप्स की इक्वेशन रहेगी, इंटीग्रल इक्वेशन थी वो थर्ड टाइप्स की, ठीक है। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, देखना सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ये लेक्चर है आपके लिए समझने के लिए है। ये जो इक्वेशन आपको याद रहेगी तभी आप आगे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन, इन इक्वेशंस को ध्यानपूर्वक रीड कर लेना। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी, और e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का इसमें मोड रहेगा, यानी कि माइनस है वो बाहर आएगा ही आएगा। इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक जी ऑफ टी डी टी क्या रहेगा इसमें। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको मिलती है वो क्या इक्वेशन रहेगी हमारे पास में, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स, इसकी जो लिमिट क्या है 0 टू एक्स, यानी कि वेरिएबल में है 1 अपॉन एक्स माइनस टी की पावर अल्फा, 1 अपॉन एक्स माइनस टी की पावर अल्फा डॉट जी ऑफ टी डी टी, डॉट जी ऑफ टी डी टी। अगर इस प्रकार से आपके पास में टाइप इक्वेशन दी हुई हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कॉल्ड बोलेंगे, पुकारेंगे। लेकिन इसमें लिमिट जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि जो लेमडा का जो अल्फा का जो मान है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में अल्फा है, इस अल्फा का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो इसका मान 0 होना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा मान 1 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए 0.1 0.2 0.4, यानी कि कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 बड़ा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा इसका मान रहना चाहिए। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप इनको क्या बोलेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। देख सकते हो इसी टाइप की आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद करनी है। अब बात करते हैं हम फोर्थ की, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप की, ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशन रहेगी वो किस प्रकार से देख सकते हो, आपने देखा होगा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में जो हमारे पास कर्नेल था वो क्या था, के एक्स कोमा टी टाइप्स का था, के एक्स कोमा टी टाइप्स का हमारे पास में क्या था, कर्नेल था। लेकिन इसमें देखना आप किस टाइप का कर्नेल दे रखा है, के एक्स माइनस टी टाइप्स का क्या है इसमें कर्नेल से। ये जो कंडीशन है के एक्स कोमा टी, यदि के एक्स माइनस टी के इक्वल हो जाती है, ये जो कर्नेल्स है वो के एक्स कोमा टी, ध्यान देखना ये कोमा है यहाँ पे, के एक्स कोमा टी इक्वल के एक्स माइनस सब्ट्रैक्शन टी, के इक्वल अगर रहता हो जाता है देन तब हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशन बोलते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू, ए से बी इसकी क्या रहेगी, सॉरी ए टू एक्स इसकी लिमिट रहेगी, के एक्स कोमा टी जी ऑफ टी डी टी। इस टाइप की अगर हमारे पास में रहती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशन बोलेंगे। जी ऑफ एक्स, अब यहाँ पे लिमिट है दोनों क्या आ सकती है, कांस्टेंट भी आ सकती है और वेरिएबल भी आ सकती है, लेकिन कर्नेल क्या रहेगा, के एक्स कोमा टी इक्वल टू के एक्स माइनस टी के इक्वल रहेगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी के एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी। इस टाइप की इक्वेशन भी अगर हमारे पास में आती है तो वो इक्वेशन क्या रहेगी हमारे पास में,
इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशन रहेगी। इसके बाद में एक, दोनों को आप देख सकते हो और रीड कर लेना, उठा लेना। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो रूल है, लेबनीज रूल, आपने नाम सुना होगा, वो रूल आपको याद होना चाहिए। क्या है वो? इंटीग्रल, कोई भी अगर हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेबनीज रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लेबनीज रूल है किस प्रकार से, आप देखना, लेबनीज रूल को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद में सारे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसी लेबनीज रूल के ऊपर निर्धारित है। ये तो सिर्फ आपको टाइप्स दिया हुआ रहेगा। अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि अल्फा एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 या फिर 0, इस प्रकार से उस इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि ये मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ये मिल रहा है तो कौन से टाइप की इक्वेशन है, ये नहीं मिल रहा है तो कौन से टाइप की इक्वेशन है, इस प्रकार से ही पूछा जाएगा। लेकिन सोल्व किससे करेंगे? हम लेबनीज रूल से करेंगे। तो लेबनीज रूल को ध्यान में रखना। लेबनीज रूल है किस टाइप से होता है? कोई भी हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में? इंटीग्रल इक्वेशन है। ये हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स कोमा टी डी और डी कोमा डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे? ये हमारे पास में कोई भी, यहाँ इतना था हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन दी रहेगी, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो साइड, तो किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा एक्स, एक जो फंक्शन रहेगा एक्स, उसकी लिमिट हमारे पास में दी हुई रहेगी। ये बात देखना, ये जो फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है एक्स, इसी के रूप में लिमिट दी हुई रहेगी एक्स में, और इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना, एक फंक्शन है उसमें एक्स दिया रहेगा, जिसकी लिमिट दी हुई है, जिसमें लिमिट दी हुई है, ये लिमिट है टी की, इसकी है टी की, लेकिन दी हुई किसमें है? ये एक्स में दी हुई है। दी हुई किसी में? एक्स में। अगर ये दी हुई है तो एक्स के सापेक्ष ही हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे देखना, एक्स वाले पद में चेंज नहीं होगा आगे। जब यहाँ पे लिमिट अगर पुट करेंगे तो एक्स वाले पद में चेंज नहीं होगा, ओनली जिसमें चेंज होगा टी वाले, जिसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन हो रखा है। यहाँ पे इस प्रकार से भी अगर आपको देखने को मिल सकता है, डी अपॉन डी एक्स और जी ऑफ एक्स एच एक्स एफ एक्स कोमा वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? डी वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको किस प्रकार से आप क्या करोगे? सोल्व करोगे। तो सबसे पहले ऐसा एज इट इज जी ऑफ एक्स याद हो जाएगा आपको, यहां से देख लेना, जी ऑफ एक्स एच और एज इट इज जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रखना है, एफ एक्स कोमा टी और डी टी जैसा है वैसा ही रखना है। ओनली इस वाले टर्म्स को क्या करना है? अंदर लेके जाना है, डी अपॉन डी एक्स, और इस वाले पद का क्या करना है? हमारे पास में डिफरेंशिएशन करना है। अगर इसमें हमारे पास में एक्स की टर्म दी हुई रहेगी, अगर यहाँ पे इस प्रकार से x प्लस डी दिया हुआ रहेगा, तो इसमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए हमारे पास में x की टर्म नहीं दी हुई हो तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करेंगे किसका साइन आएगा? प्लस का। जैसे ही हम इंटीग्रेशन, इस प्रकार से कोई इंटीग्रेशन का पद दिया रहेगा और इसमें लिमिट रखते हैं, अगर a से b रहती है तो इसको किस प्रकार से ओपन करते हैं? अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे b और लोअर लिमिट रखते हैं माइनस का, इसी प्रकार से पुट करते हैं। इसी प्रकार से इसमें करना है। अपर लिमिट क्या है हमारे पास में? एच एक्स, हमारे पास में फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स कोमा टी, तो यहाँ क्या रखेंगे हम? एफ एक्स कोमा एच एक्स। अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का, तो एफ एक्स ऐसा का ऐसा, और टी की जगह हमने रखा एच एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एच एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे रखना आप एच कोमा एक्स और डी एक्स। ठीक है, और आगे साइन किसका आएगा? लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस साइन लगाया, इसके आगे देख लेना, ध्यान से देखना, डी एच ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स है यहाँ। अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट क्या थी हमारे पास में? जी एक्स जी कोमा एक्स, और लोअर लिमिट का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे डी जी कोमा एक्स अपॉन डी एक्स।
इस प्रकार से हमारे पास में मिलेगा आंसर। अब यहाँ देखना, अगर हमारे पास में एक बात इसमें और ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये टी वाला पद है, ये डी टी है। इस लिमिट को भी मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ, यानी ए से बी दोनों लिमिट ही क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी कि जो आगे वाले दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस प्रकार से होगी वो भी देख लेना। यहाँ पे ए यहाँ पे ए एंड बी बहुत दोनों ही यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देख लेना, ए से बी इसकी लिमिट रहेगी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स कोमा टी और डी टी। ये तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का। अब यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ एक्स कोमा बी और डी डी अपॉन डी एक्स, फिर माइनस एफ एक्स कोमा ए और डी ए अपॉन डी एक्स। अब किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो, यानी कि ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि ये टर्म पूरी जीरो, ये भी पूरी टर्म जीरो, ये टर्म हट जाएगी। अगर दोनों लिमिट अगर हमारे पास में क्या आती है, कांस्टेंट आती है, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इतना इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो, दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही आगे काम में आएगा, हर एक इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो आप। लेबनिज रूल आपके पास डी अपॉन डी एक्स, जो लिमिट है टी जी एक्स टू एच एक्स एफ एक्स कोमा टी डी टी जीओपक्ष एच एक्स। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स को भी, और हमें कमेंट करके ये जरूर बता देना किस प्रकार से आपके समझ में आ गया है या नहीं आया। जो भी अगर आपके पास प्रॉब्लम रही है वो प्रॉब्लम आप हमारे पास शेयर कर सकते हो, आपके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और ये पूरी कंप्लीट जो यूनिट है आपके पास लगभग करवा दी जाएगी। ठीक है, जो पांचों यूनिट है आपके पास, ये पेपर पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया जाएगा बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे। जो भी डाउट रहता है आप इस वीडियो में, तो जैसे ही वीडियो देखते हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। और हमारी इंस्टा आईडी मैथ्स एक्सप्लोरिंग है मैथ्स एक्सप्लोरिंग, और टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स एक्सप्लोरिंग नेम से ही है, तो दोनों को सर्च कर सकते हो। वहां से भी आपने कोई कुछ, अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अन्यथा जो भी डाउट रहता है वीडियो से संबंधित तो आप उसी वीडियो पे क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।